Hello everyone, good evening and welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IS. This is me, Sanadat Bhardwaj, bringing to you a special course on industrial relations and labor laws. देखिए ऐसा है कि हमने पिछली क्लास के अंदर जो है हमने कुछ थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म उसकी चर्चा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने गांधीयन पर्सपेक्टिव भी देखा था, रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो कार्ल मार्क्स का था वो भी देखा था एंड उसके बीच में करीब करीब 5 से 6 हमने कुछ थियोरीज जो थी वो कवर की थी। आज हमने और गहराई में उतरना है एंड इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि 2017 का जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था उसमें से आज की एक थियोरी के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। सो दीज आर सर्टेन अदर थियोरीज जो जनरली एक साथ नहीं मिलती हैं। आई एम ब्रिंगिंग टू यू दीज अदर थियोरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म जो कि भारत पे भी अप्लाई होती है, वर्ल्ड वाइड भी अप्लाई होती है। चलिए एक एक करते, जितना जरूरी है, देखिए स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। आप ये समझिएगा कि आप लोगों के लिए जो जो चीजें मैं लेके आ रहा हूं, आई नो बहुत सारे लोगों ने बहुत वेट किया इस लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत पेशेंटली वेट किया। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको 100% कंटेंट मिले, इतना कंटेंट मिले, इतनी चीज मिले कि आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना आए। सो वो सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट आज के लेक्चर के बाद जो अगले लेक्चर्स अपलोड होंगे दे विल बी ऑन लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर, ट्रेड यूनियनिज्म एक बार जब कवर हो जाएगा तब मुझे तसल्ली होगी कि हाँ भैया अब सारी थियोरीज कवर हो गई हैं। तो जब सारी थ्योरीज कवर हो जाएंगी तो तसल्ली होगी। उसके बाद हम स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम उठाते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज हमने कवर करनी है। सबसे पहली थ्योरी जो हमने कवर करनी है दैट इज ऑफ कर एंड सीगल। तो कर और सीगल की जो ट्रेड यूनियनिज्म की थ्योरी है, इट इज वेरी क्लोज टू टेनेनबॉम्स पोजीशन। जो मैन वर्सेस मशीन, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर आपका जो ये अभी पीडिया का बैनर है ये कई बार टेक्स्ट को छुपा देता है। मैंने वो बैनर हटा दिया है, रीजन बीइंग कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज मैं लिखूं तो वो उसमें आड़े आ जाए। नाउ क्लार्क स्कर एंड अब्राहम सीगल, इन्होंने, इनकी जो थ्योरी थी इट वाज वेरी क्लोज टू मैन वर्सेस मशीन वाली थ्योरी। अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो प्लीज पिछले लेक्चर में जाके जरूर देखिएगा कि मैन वर्सेस मशीन वाली टैननबॉम की जो थ्योरी थी वो क्या कहती थी। उनकी पोजीशन से काफी सिमिलर है। दे हाउएवर पॉइंटेड टू द होल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस एज द कॉज। तो ट्रेड यूनियनिज्म का जो कॉज टेननबॉम बताते थे वो मैकेनाइजेशन बताते थे, मशीनीकरण बताते थे। लेकिन क्लार्क कर एंड अब्राहम सीगल, इन्होंने कहा कि मशीनें मशीनें छोड़ो, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस ही कॉज है, कारण है। उनके हिसाब से वर्कर्स प्रोटेस्ट इज इनहेरेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों, ऐसा है कि आप अगर उनको नोट कर लेते हैं, अपने नोट्स अलग से बना लेते हैं तो बहुत फायदे में रहेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर नोट्स अलग से बनाएं, नोट्स ना बनाएं। देखिए मैं पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कर रहा हूं। पीडीएफ आपको सब लेक्चर्स के साथ मिल रही है। लेकिन एक चीज मान के चलिए, जो आपने अपने हाथ से लिखी हुई चीज होगी, जो आपके अपने हाथ से लिखी हुई चीज होगी, वो बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है जी। चलिए नाउ कर और उनके जो एसोसिएट्स थे वो क्या कहते थे, वर्कर्स प्रोटेस्ट इज इनहेरेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी वर्कर्स के प्रोटेस्ट होंगे। एंड दे एक्सप्लेन्ड कि वर्कर्स प्रोटेस्ट which arise due to stresses and strains of industrialization। इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से वर्कर्स के प्रोटेस्ट अराइज होते हैं। इन देयर व्यू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इज लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है। सो बेसिकली लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, ट्रेड यूनियंस, राइट। तो ट्रेड यूनियंस ही तो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेड यूनियंस आर नथिंग बट एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। ये चीजें, इस तरीके की चीजें आपने नोट कर लेनी है, जैसे मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू देम, अ ट्रेड यूनियन गेटिंग वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इनकम्पैटिबल। एक तरफ आप वर्कर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, दोनों की दोनों चीजें इनकम्पैटिबल हैं, एक दूसरे के आड़े आती हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं। नाउ दिस व्यू, दिस डज नॉट थ्रो एनी लाइट, किसके ऊपर, किस चीज की चर्चा नहीं करता है क्लार्क और सीगल का ये जो थ्योरी है, किसकी बात नहीं करता है, ऑन द बेसिक पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन। एक ट्रेड यूनियन का जो पर्पस है उसकी चर्चा नहीं करता है। दे ऑफर्ड एन एनालिसिस ऑफ इंटर इंडस्ट्री डिफरेंसेस इन स्ट्राइक प्रोनेस। कि अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, नॉट एट दैट टाइम, लेकिन आज की डेट में अगर क्लार्क और सीगल की इस थ्योरी को अप्लाई किया जाए तो ये मान के चलिए, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में कितनी ज्यादा स्ट्राइक हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी ज्यादा स्ट्राइक हो सकती है, उसी के साथ साथ ब्लू कॉलर जॉब्स में कितनी ज्यादा स्ट्राइक हो सकती है। तो स्ट्राइक प्रोननेस
कितनी ज्यादा टेंडेंसी है कि वर्कर स्ट्राइक पे जा सकते हैं। इसका इंटर इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री में एक कंपैरिजन, वो डिफरेंस बताया इन्होंने। लेकिन ट्रेड यूनियन का पर्पस क्या है वो नहीं बताया। तो ट्रेड यूनियन का पर्पस बताते तो कुछ फायदा होता, बेसिकली ये बात कही जा रही है। साथ के साथ जो है क्रिटिसिज्म भी करते रहते हैं। एंड आर्ग्यूड दैट हाई स्ट्राइक रेट्स अमंग जियोग्राफिकली एंड सोशली आइसोलेटेड कोहेसिव होमोजेनस ग्रुप्स, जो ग्रुप्स आपस में जुड़े हुए हैं, कोहेसिव हैं एंड सोशली आइसोलेटेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग हॉर्समैन, longshoremen, sorry, not long horsemen, sorry, so sorry, longshoremen, माइनर्स, सेलर्स, जो बहुत समय तक एक साथ रहते हैं लेकिन बहुत सोसाइटी से बहुत अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, तो इनके अंदर स्ट्राइक प्रोननेस ज्यादा होती है। there were wider consequence of their alienation and from the wider society and the unpleasant nature of their jobs। तो बेसिकली जॉब्स की जो कंडीशंस हैं, उनकी जो प्रोविजन कह लीजिए, वो जो एनवायरमेंट है उनके जॉब का, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरीके की उनके आसपास है, उसकी वजह से उनकी स्ट्राइक प्रोननेस के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की, क्लार्कर ने और इब्राहिम सीगल ने मिलकर। तो इनकी जो थ्योरी थी, इट टॉक्ड अबाउट बेसिकली होल इंडस्ट्रियलाइजेशन एज द cause of the entire process of labor movement। Now, since the location of workers in the society determines his or her propensity to strike and location is heavily dependent on the industrial environment, तो उन्होंने एक बात बोली कि जो industries that will be strike prone, they were workers from homogeneous groups isolated from general community, जो आम जनता से isolate होके अलग से रह रहे हैं, ऐसी community, ऐसा homogeneous group जो किसी इंडस्ट्री में उस एनवायरमेंट में है। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग में, तो माइनिंग में अगर आपने केजीएफ देखी है तो आपको पता होगा कि पूरी की पूरी बिरादरी जो है उसको उठा लिया जाता है और फिर वो माइनिंग पे लगा दिए जाते हैं। तो सिमिलर सेंस में अब समझिए कि जैसा एनवायरमेंट दिया गया, उस एनवायरमेंट का असर वर्कर के ऊपर पड़ता है, एंड वही असर जो है ये बताता है कि कितनी ज्यादा प्रोननेस है, कितना ज्यादा टेंडेंसी है कि स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, राइट। सिमिलरली by selection and conditioning, the nature of the job determines the kind of workers employed। तो आप सिलेक्शन जैसे करते हैं, जिस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, उसी के हिसाब से वर्कर्स जिस तरीके के जॉब में एम्प्लॉय होते हैं, उनकी सिलेक्शन होती है, उनकी कंडीशनिंग होती है ना। अब वो कैसे हो सकती है, किस तरीके का नेचर ऑफ जॉब हो सकता है, वो अनप्लेजेंट हो सकता है, कैजुअल हो सकता है, अनस्किल्ड वर्क हो सकता है। नाउ ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्क्स, दे अट्रैक्ट एंड फोस्टर टफ कम्बैटिव वर्कर्स एंड हु विल बी लाइकली टू स्ट्राइक, जो स्ट्राइक पे जाना जिनका ज्यादा लाजमी होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई डोसाइल व्यक्ति को आप माइनिंग में अगर लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी फेंट हो जाएगा। जो क्लोस्ट्रोफोबिक है, जो बंद दरवाजों से, बंद जगहों से डरता है, उसको माइनिंग में लगाएंगे तो वो तो डर जाएगा, घबरा जाएगा। लेकिन उसकी जगह पे आपको सिलेक्शन के प्रोसेस में ऐसे व्यक्ति ढूंढने पड़ते हैं जो कि इस डर को पार कर सकते हैं, जो कि मिनियल जॉब्स, जो कि छोटे छोटे हार्ड वर्किंग जॉब्स, जो कि ग्राउंड वर्क वाला काम जो है, मिट्टी से मिट्टी होने वाला काम जिसको हम कहते हैं, वो अगर कर सकते हैं, अनप्लेजेंट है, अनस्किल्ड है, उस काम को करने में आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे, उसके सिलेक्शन प्रोसेस को, उसको ट्वीक करेंगे, उसको फिर कंडीशन करेंगे। अब ऐसे व्यक्ति को जब आप रखते हैं तो वो धीरे धीरे, ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स जॉब इटसेल्फ, उसकी नेचर हो जाती है उसकी ऐसी जॉब की, उसकी वजह से उसकी स्ट्राइक पे जाना बढ़ जाता है, टेंडेंसी बढ़ जाती है। इनफैक्ट नन ऑफ दीज थियरीज कैन एक्सप्लेन, अब यहां पे क्रिटिसिज्म आ गया है, दिस इज क्रिटिसिज्म। नन ऑफ दीज थियरीज मतलब जितनी भी थियरीज की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल क्लार्कर और सीगल के साथ साथ टेनेनबॉम को भी साथ में लपेटा हुआ है, उसी के साथ साथ एक कॉमन्स की भी एक थ्योरी है जो हम आगे पढ़ेंगे, कॉमन्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऊपर थ्योरी है, वो आज की लेक्चर में हम आगे कवर करेंगे। None of these theories can explain the reason for the belated growth of trade unionism in some of the countries where machine production and industrial process commenced much before the birth of trade union movement। Now, यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि देखो क्या बोला है कि whole industrialization process is the cause of labor movement, लेकिन अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस कभी शुरू हुआ, उसके कई सालों बाद अगर ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू हुई, तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती उस एस्पेक्ट को। इनफैक्ट इंडिया का भी एग्जांपल इसमें सही है, जहां पे ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इट्स ट्रू सेंस बिगैन ओनली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन अगर हम मॉडर्न फैक्ट्री प्रोडक्शन की बात करें, इट बिगैन प्रोबेबली
अगर बात करें तो बॉम्बे और बंगाल में मच अर्लियर देन दैट। इनफैक्ट 1700s में हम देखें तो उस समय के दौरान हमारे यहाँ पे कह लीजिए कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो शुरू होना जो है शुरू हो गया था। इट हैड किक स्टार्टेड। एंड इनफैक्ट अगर आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बात करें तो 1875 1875 के आसपास शुरू होती है लेबर मूवमेंट इंडिया के अंदर। तो ये करीब 200 साल आप कह सकते हैं। 200 साल का डिफरेंस नहीं होता। हाँ, अगर आप 2 साल का कहते, 20 साल का कहते, एक डेकेड का कहते, 50 साल का भी कहते, तब भी माना जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से इन थ्योरीज का ये क्रिटिसिज्म है कि ये इस तरीके के एग्जांपल्स को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ये छोटी रह जाती है। ऑल्दो ये काफी चीजें सही बोलती हैं, लेकिन इट इज नॉट अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूविंग ऑन, कर एंड सीगल, they may also be criticized on the ground that their theory, उनका और criticism देख लेते हैं, on the ground that their theory is based on a highly questionable assumption. क्या assumption है? In order to consider trade unionism as a result of workers' desire to participate in rule making process in the industry. सारा का सारा जो ट्रेड यूनियनिज्म का जो ये पूरा थियरी है, ये जो प्रोसेस है, इन्होंने बोला कि ये जो है ये सारा का सारा प्रोसेस है कि वर्कर्स ना दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द रूल मेकिंग प्रोसेस। इंडस्ट्री के अंदर जो कानून बना रहा है, जो रूल बना रहा है, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी अजम्पशन इन्होंने ले ली। वो अजम्पशन क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। दी अजम्पशन इज दैट दे वर मोटिवेटेड बाय एन एडवांस्ड सोशल कॉन्शियसनेस, कि उनको इतनी सोशल कॉन्शियसनेस एडवांस है एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इमीडिएट इंटरेस्ट एंड इंडस्ट्रियल रूल मेकिंग प्रोसेस, कि उनके जो इमीडिएट रिजल्ट्स हैं और इंडस्ट्री के अंदर रूल मेकिंग प्रोसेस है उसके ताल्लुकात क्या हैं एक दूसरे से रिलेटेड। सो बेसिकली ये जो कहना चाह रहा है वो ये है कि जो यहां पे चीज देखी जा रही है, हमें समझना होगा कि वर्कर्स आर अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट वर्कर्स। ऐसे में एंड पर्टिकुलरली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसे के अंदर वी कैन नॉट अज्यूम दैट वर्कर्स जो हैं वो इस तरीके की समझ रखने वाले हो सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट दिस एंटायर क्लास, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिटिसिज्म क्या है कर और सीगल की इस थियरी का। ठीक है जी, तो ये हमने समझना है। पहला क्रिटिसिज्म ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म, कि टाइम लैप्स है, थोड़ा सा गैप है जहां पे देयर आर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहां पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती, कि साथ के साथ जैसी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसके रिएक्शन के तौर पे ट्रेड यूनियनिज्म या लेबर मूवमेंट नहीं चालू। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट कि ये जो लेबर मूवमेंट साथ के साथ चालू हो जाएगी एंड बेस्ड ऑन द असम्पशन कि भैया सारे के सारे वर्कर्स जो है वो इंडस्ट्री के अंदर रूल मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग देयर आर चांसेस एंड इनफैक्ट देयर आर वेरी मच ग्रेट चांसेस कि अनएजुकेटेड होते हैं वर्कर्स एंड दे आर इलिटरेट। तो ऐसे में वो कैसे अज्यूम कर लेंगे, उनको कैसे ये समझ आएगा, ये जो ओवरऑल एडवांस्ड सोशल कॉन्शियसनेस है ये कैसे उनको समझ आएगी। एंड ये जो रिलेशनशिप बिटवीन देयर इमीडिएट इंटरेस्ट, कि मुझे अपनी सैलरी बढ़ानी है या मुझे अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना है या मेरी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, डिप्लोरेबल नहीं होनी चाहिए, उसको रूल मेकिंग प्रोसेस के साथ कैसे इंटर रिलेट करेंगे, ये कैसे समझ आएगा, ये किसने समझाया उनको। तो ये चीज कर और सीगल की थ्योरी जो है नहीं बता पाई। इवन इन दी डेवलप्ड कंट्रीज देयर आर रीजंस फॉर बिलीविंग दैट दी कॉन्शियसनेस, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो सूझबूझ जो एक्सपेक्ट की जा रही है, दैट वुड कम अमंग द वर्कर्स ओनली व्हेन देयर ऑर्गेनाइजेशंस आर सफिशिएंटली डेवलप्ड, और उसमें कई बार 100 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में कैसे ये कहा जाता है कि कर और सीगल के हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके रिएक्शन के अंदर साथ के साथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऐसे करके शुरू हुई। ठीक है, तो इस वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास मेंबर्स मे गेट सम आइडिया ऑफ इन्फ्लुएंसेस दैट गवर्न द कंडीशंस ऑफ वर्क and their standards of living only through their experience of collective bargaining and trade union education, unless and until आपको collective bargaining का experience हो या ट्रेड यूनियन के अंदर आपने कुछ एजुकेशन हासिल कर ली हो। एजुकेशन ऐसे नहीं कि किताबें पढ़ा दी, लेकिन कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जिससे आपको कुछ नॉलेज आ गई, है ना। तो तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि जो बेसिकली जो इन्फ्लुएंस है इस पूरे रूल मेकिंग प्रोसेस का आपकी वर्किंग कंडीशंस के ऊपर, वो तब तक आपको समझ नहीं आ पाएगा। उसके लिए आपको ट्रेड यूनियनिज्म को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेके जाना पड़ता है। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड यूनियन सिचुएशन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वेयर ट्रेड यूनियंस आर मोर रिसेंटली बॉर्न
अभी ताजा ताजा पैदा हुई है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, सजेस्ट that it is more possible that trade unionism first originates due to impact of direct strain on workers. तो जो काम काज की वजह से, कंडीशंस ऑफ वर्क की वजह से जो वर्कर्स के ऊपर स्ट्रेन या स्ट्रेस पैदा होता है, उसकी वजह से ट्रेड यूनियनिज्म बढ़ता है, ओरिजिनेट होता है। पर्टिकुलरली ये इंस्टांस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जा सकता है, which tends to curtail their already low standards of living rather than form their desire to participate in the rule making process of the industry. अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए ट्रेड यूनियनिज्म होता है, रादर देन टू पार्टिसिपेट इन द रूल मेकिंग प्रोसेस। तो वर्कर्स रूल मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेड यूनियनिज्म नहीं करते हैं, बल्कि उसको क्या कहते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि ये भी क्रिटिसिज्म है, दिस इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म। मैं यहाँ पॉइंट नंबर 4 लिख रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिख देता हूं, एंड यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिख देता हूं, यहाँ पे पॉइंट नंबर, ये सारा पॉइंट 2 हो गया, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूं, यहाँ 1 लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेसिक्स मैंने बता दिया, उसके बाद ये सारा क्रिटिसिज्म है। कहीं ये मत समझ लेना कि केर और सीगल ने ये सारी बातें कही हैं, जो अभी तक मैंने बोला ये सारी बातें नहीं की हैं, लेकिन बेसिक क्या है, अगर केर और सीगल की थ्योरी की हम बात करें तो वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इज द कॉज, एंटायर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। तो ये एक कदम आगे गए थे टेननबाउम से। टेननबाउम ने कहा था आदमी जो है मशीन से लड़ रहा है, लेबर जो है मैकेनाइजेशन से लड़ रही है, तो मैकेनाइजेशन को कॉज माना था उसने लेबर मूवमेंट या कि कह लो कि ट्रेड यूनियनिज्म का, राइट। लेकिन यहां पे बोला कि नहीं, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कारण है, राइट, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या बोली इस थ्योरी ने, दूसरी चीज ये बोली कि भैया जो ये जो प्रोटेस्ट है इट इज इनहेरेंट एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द रूल मेकिंग प्रोसेस, ये भी बेसिक चीज है, राइट। तो उसके अलावा मैंने आपको सारा क्रिटिसिज्म बताया। चलिए आगे चलते हैं अगली थ्योरी के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। देखिए आपको अगर याद दिलाना हो तो एक चीज याद दिलाता हूं, यहां से 2017 में सवाल आया था, 2017 में यहां से सवाल आया था। एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो वेरी इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर आप अब इस क्लास के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व होगा और कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्लमैन्स थ्योरी ऑफ स्केर्सिटी कॉन्शियसनेस ऑफ मैनुअल वर्कर्स। नाउ इसमें एक दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। कॉन्शियसनेस की कुछ कमी है, स्केर्सिटी है पहली चीज। दूसरा, मैनुअल वर्कर्स के बारे में चर्चा की जा रही है। नाउ जो अमेरिकन लेबर मूवमेंट है उसकी अगर स्टडी की जाए, दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म चेंज, उसमें से ये निकल कर आया। जो सीलिग पर्लमैन है, ही वाज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, विस्कॉन्सिन मेडिसिन में ये प्रोफेसर थे। ही प्रोपाउंडेड हिज स्केर्सिटी कॉन्शियसनेस थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट। अब ये क्या कहती है स्केर्सिटी कॉन्शियसनेस थ्योरी? नाउ ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। ये जो कहा जाता है कि क्लास कॉन्शियसनेस है, वर्कर सारे के सारे इतनी भरी भरकम में इनके अंदर कॉन्शियसनेस की, कह लीजिए क्लास की कॉन्शियसनेस भरी हुई है, लेकिन पर्लमैन कहते हैं कि ऐसा गलत है, इनमें कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस की स्कैरसिटी है। पहली चीज, एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, उन्होंने क्लास कॉन्शियसनेस थ्योरी को रिजेक्ट किया। क्लास कॉन्शियसनेस थ्योरी किसने दी थी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अभी पॉज कर देना, बता देना। नाउ मैं बता देता हूं, वैसे कार्ल मार्क्स ने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी। रेवोल्यूशनरी थ्योरी भी वही है, रेडिकल थ्योरी भी वही है। एंड ये थ्योरी आपको देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी मिलेगी, ट्रेड यूनियनिज्म में भी मिलेगी, फिर उसके बाद लेबर वेलफेयर में भी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके की थियरीज आपको सब जगह मिलने वाली है। नाउ ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, पहली चीज, बट सब्स्टिट्यूटेड इट विद व्हाट ही कॉल्ड जॉब कॉन्शियसनेस। कि क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है, आप जरूरत से ज्यादा जो है तवज्जो दे रहे हैं क्लास कॉन्शियसनेस को, ऐसा बोला सीलिग पर्लमैन ने। तो आप समझिए कि सीलिग पर्लमैन जो है, मैं जो चीजें बता रहा हूं, आई कैन गारंटी यू द रीजन बीइंग, देखिए यूपीएससी लेवल पे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 10 साल पढ़ाया है, यूपीएससी लेवल पे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, सारी चीजें कराई हैं, तो उसमें से ही ये सारी चीजें जो है, ये नॉलेज विजडम निकल कर आती है। कोई मेरे अलावा अगर आप देखेंगे तो ये चीजें नहीं बता पाएगा आपको। एंड इसीलिए मैं आपको ये सिर्फ ऐसा नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूं, बट ये आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं बोलता हूं उसको प्लीज लिख लिया कीजिए।
बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत कई जगहों पे मदद कर सकता है, एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है। नाउ ये समझिए कि ये अमेरिकन लेबर मूवमेंट की स्टडी है। नाउ एंटायर अमेरिकन लेबर मूवमेंट, उसमें हम एक चीज समझें तो बहुत जरूरी है कि कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म वो लड़ाई लड़ रहा था मार्क्सिज्म से, मार्क्सिज्म से लड़ाई लड़ रहा था। ये 1970 के आसपास के दशक की बात है। तो मार्क्सिज्म और जो भी कह लीजिए कि कम्युनिज्म या कह लीजिए कि सोशलिज्म, उसकी आइडियोलॉजीज निकल रही थी इस समय के दौरान। अगर आप देखें तो कोल्ड वॉर भी चल रही थी, तो कोल्ड वॉर के समय के दौरान भी ये जो है ये आइडिया आया। पर्लमैन का आइडिया जो है 1970 के आसपास का है। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि ये अमेरिकन लेबर मूवमेंट को एक नया एंगल देने की कोशिश की जा रही थी, वो भी सही, ठीक है। तो एक काउंटर नैरेटिव है ये बेसिकली टू मार्क्स। तो इस तरीके से भी समझना है। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा क्लास कॉन्शियसनेस जैसा कुछ नहीं होता भैया, जॉब कॉन्शियसनेस जैसी चीज होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, सीलिक पर्लमैन, उन्होंने क्या कहा, सीलिक पर्लमैन ने कहा वर्किंग पीपल इन रियलिटी फेल्ट एन अर्ज टुवर्ड्स कलेक्टिव कंट्रोल ऑफ, किसका कलेक्टिव कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है, कलेक्टिव कंट्रोल वर्ड, ये वर्ड बहुत जरूरी है, फ्रेज बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और वर्किंग कंडीशन के ऊपर कलेक्टिव कंट्रोल करने की कोशिश है, बट इट इज हार्डली टुवर्ड्स सिमिलर कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री की तरफ नहीं है। इंडस्ट्री को कंट्रोल नहीं करना चाहते, जैसे कार्ल मार्क्स कहता है कि सारी की सारी कैपिटलिस्ट क्लास को टॉपल कर दो, तहस नहस कर दो, उसकी जगह पे अपनी जो है अपनी आइडियोलॉजी, अपनी वर्किंग क्लास एस्टैब्लिश कर दो, सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग क्लास के हाथ में लाकर रख दो। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। ये क्या कह रहे हैं कि वर्कर्स जो है वो जॉब कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हैं, कलेक्टिव कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में बिलीव करते हैं। मतलब किसी तरीके से अपने वर्किंग कंडीशंस को, उनको डेप्लोरेबल ना होने दें, उनको थोड़ा बेहतर कर पाए, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर पाए, सैलरीज इंप्रूव कर पाए, बेनिफिट्स इंप्रूव कर पाए, इस तरीके की सारी चीजों को इंप्रूव कर सकें। एंड दैट इज व्हाट जॉब कॉन्शियसनेस जो है वो दर्शाती है। तो पर्लमैन की थ्योरी में एक चीज आपने फ्रेज याद रखना है, स्केर्सिटी कॉन्शियसनेस, दूसरा आपने याद रखना है जॉब कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नाउ ही ऑब्जर्व्ड दैट थ्री डोमिनेंट फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स हैं दैट इमर्ज फ्रॉम द रिच हिस्टोरिकल डेटा, डेटा जो उन्होंने इकट्ठा किया उसमें से तीन बातें निकल कर आई। तीन बातें क्या है, दैट कैपेसिटी और इनकैपेसिटी ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम टू सर्वाइव एज अ रूलिंग ग्रुप इन द फेस ऑफ रेवोल्यूशनरी अटैक्स। तो कितना स्ट्रॉन्ग एक कैपिटलिस्ट सिस्टम हो सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है या उसकी इनकैपेसिटी कितनी है अगर कहीं पे गलती से रेवोल्यूशनरी अटैक, रेवोल्यूशनरी अटैक क्या है, वही रेडिकलिज्म वाला, वही मार्क्सिज्म वाला, राइट। एग्जांपल किसका दिया है, फेलियर ऑफ रशिया। तो क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम इस तरीके की, जैसा रशिया के अंदर हुआ, जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 के अंदर, तो क्या वो इस तरीके के रेवोल्यूशनरी अटैक्स को सस्टेन कर सकता है, उसकी कितनी हिम्मत है या नहीं है, ठीक है जी। चलिए, द सोर्स ऑफ एंटी कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंसेस बीइंग प्राइमरली फ्रॉम अमंग द इंटेलेक्चुअल्स इन एनी सोसाइटी। मतलब ये जो एंटी कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंसेस हैं, ये वर्कर से नहीं आ रहे, ये हमें लगता है कि वर्कर से आ रहे हैं लेकिन नहीं, ये आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स में से ये चीज आ सकती है, ठीक है जी। मेरा एरो छुप गया, यहां पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लेबर सिचुएशन इज द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, की ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट किस तरीके से इवॉल्व होती है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फर्दर, ट्रेड यूनियनिज्म व्हिच इज एसेंशियली प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब नवीन, थोड़ा सा कह लीजिए कि इमीडिएट इंपैक्ट, जिसमें आज जो हो रहा है उसके हिसाब से आप बदल रहे हैं, प्रैग्मेटिक है। स्ट्रगल्स कॉन्स्टेंटली नॉट ओनली अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स for an enlarged opportunity measures in income, security and liberty in the shop and industry, but struggles also, whether consciously or unconsciously, actively or passively, against the intellectuals who would frame its programs and shape its policies. But Perlman also felt that a theory of labor movement should include a theory of psychology of the laboring man. तो लेबरिंग मैन की साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करने वाली ये थ्योरी है। इस चीज को आपने ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट, साइकोलॉजी के ऊपर कौन सी थ्योरी फोकस करती है, इट इज पी फॉर साइकोलॉजी, पी है साइकोलॉजी में, पी फॉर साइकोलॉजी और पी फॉर पर्लमैन, ऐसे याद रखना। नाउ जहां ये माना कि जो ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट है
मूवमेंट्स हैं, वो इनकम, सिक्योरिटी और लिबर्टी एक शॉप के अंदर, शॉप मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं वो एरिया, उसको शॉप बोला जाता है। और इंडस्ट्री एज अ होल जनरल की अगर हम बात करें, उसके साथ साथ ये स्ट्रगल जो है कॉन्शियस मानते हुए या ना मानते हुए, मानो या ना मानो, एक्टिवली और पैसिवली, जानबूझ के या गलती से, अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल्स भी है जो कि इसके पूरे प्रोग्राम्स को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी के अंदर इन पॉलिसीज को शेप देने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो जितने भी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाने की एक मुहिम है ट्रेड यूनियनिज्म। दिस इज व्हाट पार्लियामेंट दिस थॉट ऑफ। एक चीज उसने बोली कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, all of these aspects all of these aspects are basically, क्या है ये? They're basically the what we need to do is, sorry, we need to read and study the psychology of laboring man। एक आम व्यक्ति जो कामकाजी व्यक्ति है उसकी साइकोलॉजी, सोच के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी बिटवीन द गिल्ड्स एंड ट्रेड यूनियनिज्म। गिल्ड्स वो जगह ही थी जहां पे बेसिकली आज अगर आप कहें तो शेयर मार्केट कहा जा सकता है उसे। शेयर मार्केट आज कह सकते हैं, पहले गिल्ड्स होते थे, आज भी गिल्ड्स होते हैं, बट पहले शेयर मार्केट गिल्ड्स का शेप लेती होती थी। नाउ गिल्ड्स और ट्रेड यूनियनिज्म की अगर हम बात करें, देयर हैज बीन अ हिस्टोरिक कंटिन्यूटी थ्रू देयर कॉमन फंडामेंटल साइकोलॉजी ऑफ सीकिंग अ लाइवलीहुड इन द फेस ऑफ लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो दोनों के दोनों लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के अंदर लाइवलीहुड ढूंढ रहे हैं, अपना कह लीजिए जिंदगी जीवन यापन करने का साधन ढूंढ रहे हैं। नाउ इट वाज व्हेन मैनुअल वर्कर्स बिकेम, देखिए नाम में मैनुअल वर्कर्स था, अब बारी आई है मैनुअल वर्कर्स की। व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ अ स्केर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है, दैट दे बैंडेड टुगेदर, कि तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इकट्ठे मिलके, एकता में शक्ति है, अकेले से तकलीफ रहती है। Now that they banded together into unions for the purpose of protecting their jobs, अपने jobs को protect करने के लिए, employment opportunities को equitable basis पे distribute करने के लिए among themselves, and to subordinate the interests of individual to the whole labor organism। तो एक individual के जो interests हैं उसको subordinate करके labor organism, जितने collective लोग हैं उन सब के as an organism उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। यूनियनिज्म वाज रूल्ड दस बाय दिस फंडामेंटल स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस। ये स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस क्या है? देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कामकाज की अपॉर्चुनिटी की कमी है। ठीक है जी, तो इस चीज को आपने नोट कर लेना। यहां पे जहां मैंने हेडिंग दी होगी अपने नोट्स में, यहीं पे ही आपने स्कैर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लिख लेना है, यहां पे ऐसे लिख लेना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ ये तो दिस इज मच अवेटेड, बहुत सारे लोगों को मैं पहले भी बोल चुका हूं। रॉबर्ट हॉक्सी की मैं थ्योरी कराऊंगा, रॉबर्ट हॉक्सी की थ्योरी कराऊंगा, आज वो शुभ घड़ी आई है। चलिए, रॉबर्ट हॉक्सी, ही वाज एन अमेरिकन लेबर इकोनॉमिस्ट, अमेरिकन था, लेबर इकोनॉमिस्ट था। ही गेव अ सोशियो साइकोलॉजिकल, ऊपर जाएंगे, पहले नीचे आते हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन टू ट्रेड यूनियनिज्म। he believed that trade unions or labor organizations, चाहे ट्रेड यूनियंस हो चाहे कोई भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन, they have emerged owing to a group psychology, कि ग्रुप साइकोलॉजी करके कोई चीज होती है। मतलब हम जैसे मॉब मेंटालिटी होती है ना, मॉब मेंटालिटी कुछ भी हो जाता है, जैसे पालघर में हुआ, जैसे राजस्थान में हुआ था कुछ समय पहले, जैसे यूपी में होता रहता है, तो ये मॉब मेंटालिटी बिहार में होता रहता है, मध्य प्रदेश में भी होता रहता है। all these, this mob mentality, ये है group psychology। a trade unions constituting of common interpretation है किसी चीज की, and a set of beliefs concerned with the problems confronting the workers and the generalized program of amelioration। तो किस तरीके से जो जनरलाइज प्रोग्राम ऑफ अमिलियोरेशन है, मतलब उनको थोड़ा ठंडा करने के लिए, उनको शांत करने के लिए जो भी जनरलाइज प्रोग्राम है जो एम्प्लॉयर्स चला रहे हैं, दूसरी चीज जिस तरीके से प्रॉब्लम्स वर्कर्स कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो उसकी कॉमन इंटरप्रिटेशन क्या है? एक एक व्यक्ति अलग अलग सोच सकता है, लेकिन जब सारे के सारे मिलके एक कॉमन इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, आप और मैं कॉमन इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं इसको पढ़ के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप भी इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आप कुछ मीनिंग निकालेंगे, फिर कोई और पढ़ता है कोई और मीनिंग निकालेगा, तो ये अलग अलग मीनिंग्स जब इकट्ठे जुड़ते हैं तो शायद कुछ एक कॉमन इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं इस पूरे आइडिया से।
एंड दैट इज द ग्रुप साइकोलॉजी, हमारी ग्रुप साइकोलॉजी टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो यही चीज के ऊपर फोकस किया था रॉबर्ट हॉक्सी ने, और इसी आइडिया के ऊपर बेस करके क्लासिफाई किया यूनियनिज्म को, ट्रेड यूनियनिज्म को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया। पहली थी, अब ऊपर आ जाते हैं, बिजनेस यूनियनिज्म। नाउ बिजनेस यूनियनिज्म में अगर ये जो ग्रुप साइकोलॉजी है, इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस क्राफ्ट्समैन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आईटी इंडस्ट्री के अंदर कोई ट्रेड यूनियन बनती है तो वो बिजनेस यूनियनिज्म हो जाती है। अपलिफ्ट यूनियनिज्म, नाउ अपलिफ्ट यूनियनिज्म टॉक्स अबाउट जहां पे ये जो ग्रुप कॉन्शियसनेस या ग्रुप साइकोलॉजी है, ये जो है इट इज फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग बेटर लाइफ सच एज एसोसिएशन ऑफ सेल्स इंजीनियर्स एक्सेट्रा। तो बेहतर लाइफ जो है, बेटर लाइफ की तरफ अगर आप कर रहे हैं तो यू आर अपलिफ्टिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो ये है अपलिफ्ट यूनियनिज्म। उसके बाद रेवोल्यूशनरी यूनियनिज्म क्या है, ये वही कार्ल मार्क्स वाला है, रेवोल्यूशनरी वाला वही है, विच इज ईगर टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसको रिप्लेस करने की बात करता है। देखिए कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी हमेशा याद रखिएगा, इट इज बियॉन्ड कैपिटलिज्म, जहां पे वो क्लासलेस सोसाइटी भी एस्टैब्लिश करना चाहता है। इट इज बियॉन्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जहां पे वो कैपिटलिज्म को टॉपल करना चाहता है। इट इज बियॉन्ड ट्रेड यूनियनिज्म। उल्टा चल रहा हूं मैं, एक एक स्टेप अगर ध्यान से क्रोनोलॉजी समझिएगा। इट इज बियॉन्ड ट्रेड यूनियनिज्म बिकॉज वहां पे वो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन नहीं चाहता सिर्फ, लेकिन वर्कर्स की ही मैनेजमेंट चाहता है। क्लियर? चलिए, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं थोड़े समय से थोड़ा क्या है कि मेरे फैमिली में कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं जो है क्लासेस नहीं ले पा रहा था। मैंने शुरुआत में ये बात नहीं बोली। द थिंग इज दैट समवन इन माय फैमिली हैज डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस, जिसकी वजह से मैं पिछले कुछ समय से आई वाज अ बिट अपसेट एंड क्लास नहीं ले पाया था। अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसको, उनके देहांत को, एंड वी वर आई वाज वेरी क्लोज टू दैट पर्सन। इस वजह से थोड़ा सा इश्यूज चल रहे थे एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू कोप विद द एंटायर सिचुएशन, एंड बहुत सारा प्रेशर भी हो रहा था। कुछ क्लासेस में ले भी रहा था एंड कोशिश कर रहा था, फिर गला दुखने लग गया था, तबीयत भी नासाज हो गई थी। चलिए, अब जो भी है देर आए दुरुस्त आए, क्लासेस अब रेगुलर रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रॉबर्ट हॉक्सी की थ्योरी को ध्यान से हम कवर कर लेते हैं। नाउ ही एस्टैब्लिश्ड द आइडिया ऑफ फंक्शनल टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो फंक्शनल टाइप्स कौन सी हैं? पहली तो ये हो गई बिजनेस यूनियनिज्म, दूसरी होगी अपलिफ्ट यूनियनिज्म, तीसरी होगी रेवोल्यूशनरी यूनियनिज्म, और ये हो गई चौथी प्रेडेटरी यूनियनिज्म। प्रेडेटरी यूनियनिज्म ये रह गई थी हमारी, which rests upon the support of others. He viewed predatory unionism जो है वो औरों की सपोर्ट के ऊपर रहती है। He viewed the trade unionism as essentially pragmatic and non-revolutionary in its functioning, but he did not stress on pluralist group responses to the underlying process of industrialization. Now, हालांकि वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी से जो है वाकफियत नहीं रखते थे, उससे अग्री नहीं कर रहे थे, काफी हद तक नॉन रेवोल्यूशनरी और प्रैग्मेटिक सोचते थे हमारे क्योंकि अमेरिकन है ना, इस वजह से तो वो प्रैग्मेटिक और नॉन रेवोल्यूशनरी मानते थे। प्रैग्मेटिक का डिक्शनरी मीनिंग जरूर देखिएगा तभी क्लियर होगा। मैंने आपको समझाया कि जो लेमेन्स टर्म में जो बताया कि जैसे कोई भी नया इंस्टेंस आ जाता है, कोई भी स्टिमुलस आ जाता है, तो उसमें आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। इमीडिएट अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, सुधार करने की कोशिश करते हैं अपनी सिचुएशन को, वो है प्रैग्मेटिक अप्रोच। आप चीजों को एज दे कम टू यू उस तरीके से आप लेते हैं, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। नॉन रेवोल्यूशनरी और प्रैग्मेटिक एक्सपेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू हॉक्सी कि इस तरीके की आपकी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, लेकिन इतना भी नहीं कि प्लूरलिस्ट होंगी। जो प्लूरलिस्ट आइडियोलॉजी हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस की पढ़ी थी, अब यहाँ पे नहीं बताने वाला हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो प्लूरलिस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है जी, थोड़ा और जानते हैं कि एस्टैब्लिश्ड द आइडिया ऑफ फंक्शनल टाइप्स। हमने देखा हुई 4 टाइप्स की फंक्शनल ट्रेड यूनियंस कैसी हैं, एंड ही फाउंड द एसेंस ऑफ यूनियनिज्म टू बी, ये थोड़े से कोट्स इंपॉर्टेंट है, टू बी सोशल फिलोसफी पे बेस्ड है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोशल फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स which bear upon the particular group of workers। अब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्कर्स के ऊपर जो सोशल फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री के अंदर ये सोशल फैक्ट हो सकता है कि कोई एक बॉस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा सा कह लीजिए कि खड़ूस है, राइट, ऐसा कह लेते हैं। तो ये सोशल फैक्ट जो है एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर, एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स के ऊपर, एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स के ऊपर क्या असर डालेगा, उसके बाद उसका रिलेशनशिप विद द वर्कर्स, वो ग्रुप ऑफ वर्कर्स के ऊपर क्या असर डालेगा, इस सोशल फिलॉसफी के ऊपर द एसेंस ऑफ यूनियनिज्म। यहां पे इसने एसेंस ऑफ यूनियनिज्म बताई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंस ऑफ यूनियनिज्म वो डिपेंड करेगी।
फंक्शनल टाइप्स अलग से बता दी, वो पिछली स्लाइड में हमने कवर कर ली. नाउ ही आल्सो आर्ग्यूड दैट वर्कर्स सिमिलरली सिचुएटेड इकोनॉमिकली, socially and closely associated and not too divergent in temperament and training will tend to develop a common interpretation of the social situation and a common solution of the problem of living. अब जो तो वर्कर्स इकोनॉमिकली और सोशली क्लोजली एसोसिएटेड हैं, या फिर दे आर नॉट टू डाइवर्जेंट इन टेम्परामेंट, जो उसके सोच विचार हैं, जो उनका एटीट्यूड है, वो ज्यादा डाइवर्जेंट नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा सा भी सिमिलर है, दे विल टेंड टू डेवलप. और अगर उनकी ट्रेनिंग सिमिलर हुई है, सेम सिमिलर टाइप ऑफ जॉब दे आर डूइंग, तो ऐसे में दे विल टेंड टू डेवलप अ कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी सोशल सिचुएशन. मान लीजिए एक्स वाई जेड व्यक्ति को नौकरी से निकाला गया, उसका असर जो है इन सब लोगों पे जो इस तरीके से कॉमनैलिटीज के ऊपर बेस्ड है, इकोनॉमिकली, सोशली एंड अगर टेम्परामेंट बेसिस पे कहें, ट्रेनिंग बेसिस पे कहें, दे हैव बीन सिमिलर सिचुएशन में वो निकल कर आए. इसी सोशल फिलॉसफी की बात रॉबर्ट हॉक्सी ने कही कि भैया अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आप एक साथ इस तरीके की सोशल फिलॉसफी में बिलीव करने वाले हो जाते हैं, तो एक कॉमन सोल्यूशन ही निकाल लेंगे आप किसी एक प्रॉब्लम ऑफ लिविंग का. तो कोई भी लिविंग प्रॉब्लम, कंडीशंस ऑफ वर्क की प्रॉब्लम है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका कॉमन सोल्यूशन निकालने वाला है, एक जैसा सा सोल्यूशन निकालेंगे. एंड दस यूनियनिज्म, उन्होंने बोला, इज नॉट सो मच एन आउटवर्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ लाइक माइंडेड ग्रुप. कि ये इतनी आउटवर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हुई चलो बाहर जाके लड़ाई लड़ लो, रेवोल्यूशन कर लो ना. उन्होंने कहा कि ये एक लाइक माइंडेड ग्रुप के जैसा है. लाइक माइंडेड ग्रुप मतलब जो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिमिलर सेंस में निकालने की कोशिश करता है. The analysis of functional types of trade unions led him to believe that unionism is not a unified नहीं है, consistent entity नहीं है. It is at the bottom no unitary. It is not unitary. Unitary बिल्कुल नहीं है. ट्रेड यूनियनिज्म इज नॉट यूनिटरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अलग से ध्यान से लिख लेना अपने शब्दों में. जो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की, वो एग्जांपल्स प्लीज अपने अलग से नोट करते रहिए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही फर्दर स्टेट्स दैट while unionism in its ultimate effects on industrial organization and conduct of industry is democratic, काफी हद तक डेमोक्रेटिक है, in the sense of its efforts to make to take from the hands of employers autocratic feudalistic control, जो autocratic feudalistic control employers के हाथ में है, उनसे ले लेना, and put a share of control and उसका कुछ एक हिस्सा जो है conduct into the hands of the workers, tending to democratic industrial revolution. Unionism in its own organization and conduct is hardly to be called democratic. लेकिन हालांकि ऐसा दिखता है कि ये डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये ऑटोक्रेटिक फ्यूडलिस्टिक कंट्रोल जो कि एम्प्लॉयर्स के पास है, उनसे वो छीन के वो कंट्रोल जो है वर्कर्स के हाथ में देने की कोशिश करता है. लेकिन अगर आप यूनियनिज्म एज एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इट इज इन इट्स कंडक्ट हार्डली टू बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक. ये बात बोली उन्होंने, बिकॉज इट इज मियरली अ लाइक माइंडेड ग्रुप. ये ऐसा बोला रॉबर्ट हॉक्सी ने. एंड उन्होंने ही यही चार फंक्शनल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियनिज्म ये किया. ठीक है जी. चलिए, कमिंग टू कोल्स थ्योरी. थोड़ी सी थ्योरीज और हैं, आपको क्लियर कट बता देता हूं. अभी तक हमने कितनी की? सबसे पहले कौन सी की? क्लार्कर एंड अब्राहम सीगल की ये जो थ्योरी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली थ्योरी. उसके बाद हमने कवर की है कोलमैन्स स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस ऑफ मैनुअल वर्कर्स थ्योरी. उसके बाद हम कवर कर चुके हैं रॉबर्ट हॉक्सी की फंक्शनल क्लासिफिकेशन थ्योरी. उसके बाद अब हमने कवर करनी है कोल्स थ्योरी ऑफ यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री, इसको करेंगे. उसके बाद हमने कॉमन्स एनवायरनमेंट थ्योरी कवर करनी है, फिर साइमंस थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियनिज्म और मिचेल्स इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म. इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इसके ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे. इसी के ऊपर मैं जो डिस्कशन करूंगा, आपने उसको यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे नोट कर लेंगे. ठीक है जी. यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ जहां मेरी शक्ल है इसको हट जाएगी, उसके बाद अपने नोट्स में आप वो चीज नोट कर सकते हैं. चलिए वापस आ जाते हैं कोल्स की थ्योरी ऑफ यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री. अभी हम अमेरिका में थे, अभी धीरे से हम ब्रिटेन में आ गए, समुद्र पार करके ब्रिटेन में आ गए. तो ब्रिटेन में सिडनी एंड बियाट्रिस वेब, उनकी जो थ्योरी थी उसी के सिमिलर जीबीएच कोल की थ्योरी है, एंड सिमिलर हैरोल्ड जे लास्की, इनकी भी थ्योरी है. तो ये ब्रिटिश स्कूल को बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश स्कूल ऑफ theories of unionism को बिलोंग करते हैं. Their theories of trade union movement are nearer to the
class struggle that described by Karl Marx and Lenin. Now, Cole's views are given in his book World of Labor 1913. ये कई बार बुक्स के ऊपर भी सवाल आ जाता है, आपने ख्याल रखना है कि ये बुक किसने लिखी थी। कोल ने लिखी थी, GDH कोल, ये है पूरा नाम, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। GDH कोल ने वर्ल्ड ऑफ लेबर 1913 ये बुक लिखी। His views are somewhere in between Webb and Marx. इन दोनों के बीच के व्यूज हैं उनके। He agrees that unionism is class struggle. उन्होंने क्लास स्ट्रगल माना है यूनियनिज्म को, फाइन। And the ultimate is the control of industry by labor and not revolution as predicted by Marx. तो बेसिकली जो कार्ल मार्क्स ने बोला कि हमें रेवोल्यूशन करनी है, ब्लडी रेवोल्यूशन करनी है, लड़ मरना है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, कोल की जो थ्योरी है यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री है, कि किसी भी तरीके से हमने कैसे भी करके अल्टीमेट एम क्या है, इट इज द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। कार्ल मार्क्स की थ्योरी एक दो कदम आगे जाती है, वो तो क्लासलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश करने की बात करती है, लेकिन कोल की थ्योरी कहती है कि हमने ट्रेड यूनियनिज्म का जो पर्पस है ना, सिर्फ इतना ही कर लेना, वही बहुत, कि अगर हम इंडस्ट्री को कंट्रोल करें। नाउ इमीडिएट ऑब्जेक्टिव according to Cole's theory is realization of higher wages and better conditions of employment. तो हायर वेजेस की रियलाइजेशन हो, ये इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है, ये कार्ल मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने अपनी जो हमारी यूट्यूब के ऊपर सीरीज चली उसमें सवाल भी पूछा था, एंड इनफैक्ट मैंने अपने लेक्चर्स में भी बोला था ये चीज कि कार्ल मार्क्स जो है इस तरीके की आइडियोलॉजी पे विश्वास नहीं करता, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव नहीं करनी, अपने को तो सिर्फ सफाया कर देना है कैपिटलिज्म का, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ he distinguished Cole, GDH Cole distinguished labor movement, and this is very important, ये हमें भी करना होगा, लेबर मूवमेंट को ट्रेड यूनियन मूवमेंट से अलग समझा। मैं अभी आपको ट्रेड यूनियनिज्म की थ्योरीज करा रहा हूं, बहुत जल्दी मैं आपको लेबर वेलफेयर की थ्योरीज भी कराऊंगा। तो लेबर की स्पेशल क्लास है ट्रेड यूनियन, इसको समझिएगा। लेबर मूवमेंट जो है ये एक जनरल टर्म है, ये एक जनरल टर्म है, और वहीं अगर आप ट्रेड यूनियनिज्म की बात करें तो ये स्पेशलिज्म, स्पेशलाइजेशन। दस इट्स लेबर मूवमेंट मोस्ट यूनिवर्सल, जैसा कि यहां पे भी बोला, यूनिवर्सल एस्पेक्ट जो है वो लेबर मूवमेंट है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस फॉर्म, उसकी इमीडिएट जो फॉर्म है वो है ट्रेड यूनियन, ठीक है जी। द एसोसिएशन ऑफ वेज वर्कर्स फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इंप्रूवमेंट के लिए, वेज वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो ये एसोसिएशन बनाते हैं ट्रेड यूनियंस, एंड दिस इज व्हाट दिस कोल्स थ्योरी सजेस्ट, कि हमें कंट्रोल लाना है, एंड पहली इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हमें बेहतर वेजेस चाहिए, पहले हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल लेके आएंगे इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। हिज अप्रोच इज सिंडिकलिस्टिक अप्रोच, तो इनकी अप्रोच का दूसरा नाम ये भी बोला जाता है कि ये सिंडिकलिस्टिक अप्रोच है, सिंडिकेट के ऊपर बेस्ड है, which advocates that workers shall not, this is very important, shall not aim at merely wages, सिर्फ और सिर्फ वेजेस के ऊपर छोटी सोच नहीं रखनी, बिल्कुल नहीं रखनी छोटी सोच, but also get the control of industry in partnership with state। तो कोल क्या कहता है, ट्रेड यूनियन प्लस स्टेट इक्वल टू कंट्रोल, ऐसा लिख लीजिए, ये लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। Cole wants that the trade union has to play an economic role coupled with political activity। तो इकोनॉमिक रोल भी प्ले करना पड़ेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी लेनी पड़ेगी, विच इज कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है, ये जो कंट्रोल है यही पॉलिटिकल एक्टिविटी तो है, यही तो है पॉलिटिकल एक्टिविटी, जहां पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। दिस इज द पॉलिटिकल एक्टिविटी विच इज एक्सपेक्टेड। मैं थोड़ा हाथ ऐसे करके लिख रहा हूँ तो हैंडराइटिंग गंदी आ रही, वैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, पॉलिटिकल आ गई अच्छी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया, पड़ गया, बिल्कुल पड़ गया। नाउ ऐसा है, अकॉर्डिंग टू कोल, अकॉर्डिंग टू हिम, द मेन रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस, यहाँ पे लिखा है द मेन रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इज हाउ टू रन द इंडस्ट्री रादर देन हाउ टू मेंटेन स्टेट। इंडस्ट्री को कैसे रन करना है ये देखना है, नॉट हाउ टू मेंटेन द स्टेट, स्टेट को नहीं मेंटेन करना, हमें ये देखना है कि इंडस्ट्री को कैसे रन करना है। तो ये कंट्रोल किसके ऊपर है, इंडस्ट्री के ऊपर है, स्टेट के ऊपर नहीं। अगर ये कंट्रोल, इफ दिस कंट्रोल इज ओवर स्टेट, यही सारी बातें अगर स्टेट के लिए कह दी जाए तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी बन जाएगी, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी बन जाएगी, ये डिफरेंस है, ठीक है जी। इस चीज का आपने ख्याल रखना है,
स्टेट नहीं है, इट इज कंट्रोल जो है ट्रेड यूनियंस का स्टेट के साथ मिली भगत करके जो कंट्रोल है वो इंडस्ट्री के ऊपर लेके आना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम अंडर कैपिटलिज्म क्लास स्ट्रगल इज द इंडिस्पेंसिबल एंड इररिफ्यूटेबल वेदर वी लाइक इट और नॉट। अगर आप कैपिटलिज्म की बात करेंगे तो जैसे हमने पहले भी देखा था, कहां देखा था, हमने देखा था यहां देखा था कि सॉरी यहां पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इटसेल्फ इज द कॉज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। तो हमने कर और सीगल की जो थ्योरी में देखा था वही चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके हिसाब से भी, कोल के हिसाब से भी कैपिटलिज्म जो है उसके अंदर क्लास स्ट्रगल जो है इट इज इनडिस्पेंसिबल, होनी ही होनी है, इररिफ्यूटेबल भी है ना, उसको आप डिनाई कर सकते हैं, ये होके ही रहेगी। He says that class struggle is preached not on the ground that it is desirable. ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे बोला जाता है कि ये डिजायरेबल है, but it is preached on the ground that it is monstrous and irrefutable fact कि ये एक necessary evil है, ये ऐसा शैतान है जिसको ऐसा गधा है जिसको बाप बनाना पड़े। समझ रहे हैं? तो इस वजह से इस तरीके से कोल ने ये थ्योरी दी। चलिए आगे चलते हैं। कॉमन्स की एनवायरमेंट थ्योरी, कॉमन्स नहीं सॉरी कॉमन की एनवायरमेंट थ्योरी, ये सारी थ्योरी समझते हैं। अब वापस से ब्रिटेन में आए थे, अब वापस से अमेरिका चलते हैं। नाउ ही बिलोंग्स टू अमेरिकन स्कूल ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। अमेरिकन स्कूल को बिलोंग करते हैं प्रोफेसर जॉन आर कॉमन्स और उनके स्टूडेंट थे सीलिक पर्लमैन। सीलिक पर्लमैन जो है उनके स्टूडेंट थे, यहाँ पे थ्योरी की थी हमने, जिसके बारे में मैंने, हाँ ये देखो भाग गया मैं, आगे पीछे भाग गया, हाँ ये रहा। तो पर्लमैन की थ्योरी थी स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस की, तो यहीं पे मैंने आपको जॉब कॉन्शियसनेस बताया था, अपॉर्चुनिटी की स्कैर्सिटी बताई थी, ये सारी चीजें डिस्कस की थी, याद आ गया होगा आपको। नहीं याद आया तो वापस से इस लेक्चर को देखिएगा। लेक्चर देखने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार देख सकते हैं एंड लाइक भी कर सकते हैं, इसमें लाइक का भी बटन है अगर पसंद आए। एंड उसके अलावा बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि पीडीएफ कहाँ पे है, पीडीएफ ऊपर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर आपको पीडीएफ दिख जाएगी, व्यू डॉक्यूमेंट करके एक बहुत छोटा सा इतना सा आपको इस साइज का एक टैब जैसा दिखेगा ऊपर, यहाँ दिखेगा। तो उसको आपने देख लेना है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा, ऐसे इधर को खुलेगा। ठीक है, वो नए टैब में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई और डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा, सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। नाउ with regard to 10 volumes of history of labor in the United States, तो ये 10 की 10 वॉल्यूम्स जो हैं ये इनसे रिलेटेड है। प्रोफेसर कॉमन्स बिलीव्स दैट द लेबर मूवमेंट इज ऑलवेज अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है, एंड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ये हमेशा ही कैपिटलिज्म के खिलाफ एक रिएक्शन है, एक प्रोटेस्ट है। He wants to say that as a major part of labor movement, trade unionism comes into being simultaneously with the birth of capitalism. जैसे ही कैपिटलिज्म बर्थ में आता है, जैसे ही कैपिटलिज्म का बर्थ होता है, वैसे ही लेबर मूवमेंट में ट्रेड यूनियनिज्म आनी शुरू हो जाती है। So Commons argued that class struggle theory of Europeans and other countries does not work in American environment। तो ये चीज जो है ये खास बोली कॉमन्स ने, आम आदमी कॉमन्स ने ये खास बात बोली। क्या खास बात बोली? कि ये जो यूरोप का कॉन्सेप्ट है ना, इधर उधर समुद्र पार, उधर से 7 समुद्र पार से जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में लागू नहीं होता। द फैक्टर्स लाइक free land, expanding frontiers, etc. of American environment provides job consciousness rather than class consciousness। तो अपने गुरु से ही सीखा था पर्लमैन, तो गुरु ने भी यही बात बोली थी कि भैया जॉब कॉन्शियसनेस है, क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है, ये बात हमने समझनी है। He finds some peculiarities of American environment such as absence of feudal restrictions, जो जिस तरीके की feudal restrictions यूरोप में होती थी उस तरीके की नहीं है। यहाँ पे फ्री लैंड है, क्लास फ्लूइडिटी है, यहाँ पे कोई क्लास नहीं एग्जिस्ट करती है, जैसी क्लर्जी फॉर एग्जांपल, वर्क में प्रोलेटारिएट्स या कह लीजिए अरिस्टोक्रेट्स, ये सारे लोग वहां एग्जिस्ट करते थे यूरोप में, यहाँ नहीं एग्जिस्ट करते। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप है, इंस्टीट्यूशंस है which prevented American workers from becoming class conscious। तो गुरु मार चेला तो हो नहीं सकता है ना, तो इसी वजह से जो गुरु था कॉमन्स, जॉन आर कॉमन्स, सीलिक पर्लमैन का गुरु था, तो उसकी थ्योरी ज्यादा रिफाइंड भी थी, उसमें ज्यादा चीजों की बातें भी की गई थी। इनफैक्ट उसने ये रीजन बताया कि क्यों, कारण क्या है भैया कि अमेरिका के अंदर ये क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है, जॉब कॉन्शियसनेस है। सीलिक पर्लमैन की अगर हम बात करें, वापस आते हैं थोड़ा सा कि आगे, थोड़ा सा आगे पीछे चले गए। सीलिक पर्लमैन ने क्लास कॉन्शियसनेस की बात करी और उसके अलावा इर्द गिर्द की चीजों की बात की, लेकिन जो ये जॉब कॉन्शियसनेस की बात थी,
इसका रीजन बताया था किसने? कॉमन्स ने। सॉरी, ज्यादा आगे चला गया, सॉरी, अभी बाय बाय नहीं हुई है। तो हाँ, तो कॉमन्स ने रीजन बताया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यस, दस whereas class consciousness served as the unifying principle of labor movement। ये जो क्लास कॉन्शियसनेस है, इसने यूनिफाइंग प्रिंसिपल के तरीके से तो एक्ट किया यूरोप के अंदर, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो जॉब कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू कॉमन्स, विस्कॉन्सिन स्कूल, कॉमन का एक विस्कॉन्सिन स्कूल था क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में टीचर थे, he took its place in labor movement in India, सॉरी इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर जॉब कॉन्शियसनेस जो है वो एक अहम रोल प्ले करती है। therefore we can conclude according to him that according to commons labor movement is an experimental process of building unions। तो ये जो लेबर एंटायर लेबर मूवमेंट है, इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे हम लेबर मूवमेंट के अंदर यूनियंस को बिल्ड कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, देयर अडेप्टिंग देयर पॉलिसी टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के हिसाब से अपनी पॉलिसी को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ही अग्रीड दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में अलग से बात हो रही है, इस चीज का ख्याल रखना है, was an instrument of class struggle। लेकिन he summarized that ultimately क्या होना है, there will be partnership between employers and employees। कॉमन ग्राउंड निकल कर आ जाना है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच में कॉमन ग्राउंड निकल कर आ जाएगा और पार्टनरशिप हो जाएगी। ऐसा ही है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है। आज की डेट में पता है क्या हो रहा है? आज की डेट में मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो सैलरी के साथ साथ शेयर्स दे देती हैं, सैलरीज के साथ साथ शेयर्स दे देती हैं, कंपनी के शेयर्स, जिसको प्रेफर्ड शेयर्स भी बोल देते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक भी बोल जाते हैं। तो ये चीज क्या है? शेयर्स क्या है? ये कंपनी की ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप है। तो ऐसे में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज एक तरीके से पार्टनरशिप में आ रहे हैं। तो ये चीज बोली थी कॉमन्स ने। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं, इसको थोड़ा सा बेसिकली समझना है हमने। साइमंस थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियनिज्म। साइमंस की जो थ्योरी है, इट डिनाउंस्ड ट्रेड यूनियनिज्म एज मोनोपोली फाउंडेड ऑन वायलेंस। कहता कि ये बहुत मोनोपोलिस्टिक है, सिंगुलैरिटी के ऊपर बेस्ड है कि हम जो है मैं ही हूं। फॉर एग्जांपल मेरी मेरी ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन के पास कलेक्टिव बार्गेनिंग की बहुत पावर होती है और इसी वजह से ये एंटी डेमोक्रेटिक है और ये वायलेंस के ऊपर बेस्ड है। इस वजह से आई डिनाउंस दिस एंटायर ट्रेड यूनियनिज्म। ऑब्वियसली ये कहां का होगा? अमेरिका का होगा। तो साइमन कंप्लीटली डिनाउंस्ड ट्रेड यूनियनिज्म एज मोनोपोली फाउंडेड ऑन वायलेंस, क्योंकि वायलेंस कर करके ये सारा ट्रेड यूनियनिज्म बना है, इस वजह से ही डिनाउंस्ड इट एंड ही क्लेम्ड मोनोपोली पावर हैज नो यूज सेव अब्यूज। बिना अब्यूज के मोनोपोली पावर का कोई यूज नहीं है, ये बात बोली उन्होंने। बहुत सुंदर बात बोली। इस फैक्ट को, इस पूरे कोट को इनफैक्ट मैं भी बहुत जगह यूज करता हूं। मोनोपोली पावर लिख रहा हूं अलग से, आप भी लिख लीजिएगा, बहुत जगह यूज किया जा सकता है। मोनोपोली पावर अगर आपके एसेज हैं तो उसमें यूज हो सकता है। मोनोपोली पावर हैज नो यूज सेव अब्यूज। बिना अब्यूज के मोनोपोली पावर का कोई यूज ही नहीं, वो आप अब्यूज ही कर रहे हैं। एंड इसीलिए इसको एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियनिज्म भी बोला साइमंस ने। इसी के साथ साथ मिचेल की अगर हम बात करें, ही वाज अ लेबर लीडर था। इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थ्योरी की बात की उन्होंने ट्रेड यूनियनिज्म में। ही कंप्लीटली रिजेक्टेड, इनकी थ्योरी के हिसाब से ही रिजेक्टेड इंडिविजुअल बार्गेनिंग। इंडिविजुअल लेवल पे आपको बार्गेनिंग करनी ही नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, यूनियंस अफोर्ड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू वर्कर्स। तो उन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक prospects, not aspects, prospects of ट्रेड यूनियंस, उसको थोड़ा खंगाला, थोड़ा सोचा उसके बारे में और उसके बारे में अपने विचार रखे। और उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल बार्गेनिंग तो करनी नहीं चाहिए भैया। और दूसरी चीज, ट्रेड यूनियंस जो है वही है आपके इकोनॉमिक प्रोटेक्शन का एकमात्र साधन। ये था मिचेल की थ्योरी। एंड साइमंस की थ्योरी मैंने आपको बता दी। उसके अलावा हमने कॉमन्स की एनवायरमेंट थ्योरी पढ़ी, जिसमें हमने ये देखा कि जो बेसिकली एंटायर एनवायरमेंट है वो रेवोल्यूशनरी वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट या लेबर मूवमेंट पे असर डालता है। एंड इट इज मोर ऑफ जॉब कॉन्शियसनेस इन अमेरिका एज कंपेयर टू क्लास कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमने कोल की थ्योरी पढ़ी थी, उससे पहले उससे पहले हमने रॉबर्ट एफ हॉक्सी की जो थ्योरीज हैं ऑफ क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, वो पढ़ा। एंड उसके साथ साथ हमने पर्लमैन की स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस ऑफ मैनुअल वर्कर्स की थ्योरी पढ़ी। और उससे पहले हमने क्लार्क कर एंड अब्राहम सीगल की जो थ्योरी पढ़ी। ठीक है जी, चलिए आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।
हम अब ही मैं और बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, हम मिलते रहेंगे, आप मुझे देखते रहेंगे और देरी नहीं होगी। Thank you so much guys for watching this video. This is me Sanad Bhardwaj signing off. Take care. Have an awesome day ahead.